हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे प्लेटफॉर्म कैल्विन पर। मेरा नाम है सचिन तिवारी, आपका सचिन भैया, और मैं आ चुका हूं आपके सामने आज मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू खत्म करने के लिए। भाई एक ही नारा है, जब तक करेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। सर इसी के साथ में क्या करना है, आज हम करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज इट इज आपके एग्जाम में आएंगे मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। ऐसे 15 क्वेश्चन करा के मैं आपको यहां से जाने वाला हूं, तो बिना किसी देरी के बड़े फटाफट से भाई देखना शुरू करो। सर क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, समय कम है, माल ज्यादा है, इसलिए हम समय आपका ज्यादा नहीं लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। सर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर के साथ में यहां पे रिएक्शन शो नहीं करेगा। मैं कहूंगा भाई अगर ऐसी बात कर रहे हैं सर आप, तो ध्यान से देखिए बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल with the water, metal plus water gives you metal hydroxide, metal hydroxide मैंने कहा सर ये तो देता ही आपने बताया था, प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा जी। इसके बाद में क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, जो भी मेटल पानी से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है, पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के आधार पे हमने कहा कुछ मेटल ऐसे हैं सर जो गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल किसी भी पानी से रिएक्ट करेंगे, और कुछ मेटल को फर्क ही नहीं पड़ता पानी गर्म है कि ठंडा है, वो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। और कुछ मेटल सर ऐसे होते हैं जो भाप वाले पानी यानी स्टीम से रिएक्ट करेंगे, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो ओवरऑल रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जैसे कि सर बताया जाए अगर, तो कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करेगा सर कोल्ड वाटर के साथ में, मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करेगा सर हॉट वाटर के साथ में, सोडियम ऐसा एलिमेंट है सर जो एवरी कंडीशन हर कंडीशन में रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन सर आयरन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो कि ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों के साथ में रिएक्ट करता है, दोनों के साथ में रिएक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपकी नॉलेज के लिए एक छोटी सी बात इसी में कि सर जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी कंडीशन में आ जाए पर पानी से रिएक्शन नहीं करता। इसी के साथ में आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आंसर डी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। What happens when the calcium is treated with the water? जब आप बेटा कैल्शियम को पानी से ट्रीट करेंगे, बेसिकली कोल्ड वाटर की यहां पे बात कर रहे हैं, तो जब आप कैल्शियम को पानी में डालेंगे, जब आप मेटल को पानी में डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मतलब सर कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बननी चाहिए, और सर यहां से हाइड्रोजन गैस को भी अलविदा होना चाहिए। मैंने कहा जी। तो सर ये कह रहा है इट डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ये वाली स्टेटमेंट एकदम गलत है। इट रिएक्ट वायलेंटली विद द वाटर, यस। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद द वाटर, नहीं। सर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है ये, तो कैसा पानी है सर ये, ठंडा पानी, ठीक है। तो बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही, बल्कि उसको उठाने में भी हेल्प करते हैं कैल्शियम ऊपर की तरफ। सर बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट और हमारा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे करेक्ट लग रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, बिल्कुल सही। इट रिएक्ट्स वायलेंटली, नहीं। वॉलेंटरी रिएक्ट करता है क्या बेटा, वॉलेंटरी रिएक्ट करता है क्या, नहीं सर। वॉलेंटरी एकदम भरपूर मात्रा में रिएक्ट तो नहीं कर रहा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर ये भरपूर मात्रा में तो ऐसे रिएक्ट कर नहीं रहा है। आप ध्यान से देखिए बेटा इस चीज को, एकदम वॉलेंटरी रिएक्शन मैंने टिक कर दिया था, थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पे। सर एकदम वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा। एक तो होता है कि भाई बहुत ही एकदम भयंकर रिएक्शन करती है, एकदम आग वाग निकल गई, जैसे सोडियम है, सोडियम एकदम वॉलेंटली रिएक्ट करता है, पर इतना वॉलेंटली रिएक्ट नहीं कर रहा। सर लेस वॉलेंट है, कह रहा है ठंडा पानी है भाई तब भी चल जाएगा, गर्म भी नहीं चाहिए, तो लेस वॉलेंट रिएक्ट कर रहा है सर, वॉलेंटली रिएक्ट नहीं कर रहा। तो हम बोल सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आइए भाई आगे बढ़े। Generally, non-metals are non-lustrous in the nature. Which of the following metal is lustrous? Generally बेटा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बिल्कुल शाइन वाइन शो नहीं कर रहे, उनको कोई मतलब नहीं है मेरे में से चमक आ रही है नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे भी कुछ नॉन मेटल्स हुए जो अपना कलर शो करते हैं। बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने सही गैस करा, आयोडीन, क्योंकि सर आयोडीन एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जो अपना कलर देता है, और इसका ब्लू कलर एकदम फेमस है हमारे सभी के बीच में। मैंने कहा जी बिल्कुल सही। इसी बात पे सर डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक एलिमेंट है ए
जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। जब भी बेटा आपको कभी ऐसा देखने को मिल जाए एलिमेंट इज वेरी सॉफ्ट, समझ जाना वहां पे सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहा है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप नॉर्मल बटर की तरह ऐसे चाकू से भी काट सकते हो। ठीक है सर। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ, इट इज वेरी रिएक्टिव टू द एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन, इट रिएक्ट विग्रसली विद द वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। याद रखिए, आपको एक क्वेश्चन कराया जाता है कि सोडियम को किस खुशी में आप पानी में नहीं रखते, आप उसको अक्सर मिट्टी के तेल में रखते हैं, यानी केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। सर सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है मेटल के साथ में, इसलिए हम सोडियम को पानी में नहीं रखते, उसको हम किस में रिएक्ट करते हैं सर, केरोसिन ऑयल के अंदर। तो आंसर शुड बी सोडियम। हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, सोडियम होना चाहिए। जी सही है, आइए बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सी बात गलत है? याद करो, सबसे पहला दिन जब आपने अपनी किताब खोली थी उसमें एक ही बात करी गई थी, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डार्जलिंग फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन डार्जलिंग फ्लेम मतलब बेटा एक व्हाइट कलर की, जैसे फुलझड़ी जलती है ना तो एकदम व्हाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है, उसी टाइप की यहाँ पे भी होगा। सर इट बर्न्स इन द ऑक्सीजन विद द डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम। ये वाली बात एकदम सत्य है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछी गई है। इट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नो सर, मैग्नीशियम मेटल जो है ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन शो करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम, बात एकदम सत्य है सर ये। इट रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म, ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा जी सर, लेकिन ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, जो कि इसके बारे में गलत बात बोली गई है। आइए देखते हैं आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, बहुत सही सर। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली इज यूज्ड इज। भाई जो अक्सर जो बिजली के तार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारा माउस रखा हुआ है, इस माउस का ये जो वायर है, ये जो वायर है, अगर इसको नॉर्मल वायर को मैं छूं तो मुझे करंट लग सकता है, लेकिन वायर को अक्सर एक उसके ऊपर प्लास्टिक होता है, हम बोलते हैं अक्सर उस पर एक प्लास्टिक लगा हुआ है। इस प्लास्टिक का नेचर कैसा होता है, कौन सा नेचर का प्लास्टिक होता है, किस से मटेरियल से मिलकर बनता है, ग्रेफाइट से, कुछ भी, सल्फर या पीवीसी। तो मैं बताऊंगा बेटा इसके अंदर हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जी बेटा हम इसके अंदर यूज़ करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी हम पीवीसी यूज़ करते हैं, क्योंकि पीवीसी जो होता है, जो पीवीसी होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं करता कहीं से भी। ठीक है सर, आइए ये सिर्फ पीवीसी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आइए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फूड कैन आर कोटेड विद, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद द जिंक बिकॉज। भाई देखो, पहला कारण जिंक को यूज नहीं कर सकते पहले, या तो जिंक सर आप जानते हैं जिंक एक रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है जी सर, जिंक इज कॉस्टियर देन टिंक, जिंक इज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिंक, और जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। अब सर देखा जाए जिंक और टिंक के अंदर, तो भाई ये तो बिल्कुल कहीं बात इसमें गलत है ही नहीं कि जिंक और टिंक के अंदर जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टिन। टिन रिएक्ट नहीं करता बट जिंक रिएक्ट करता है। जी सर, रिएक्टिविटी यानी बेटा एटमॉस्फेयर से बात करी जाती है, बॉटल्स को कहीं भी ट्रांसपोर्ट करी जा सकती है, लीक वगैरह हो सकती है। तो अक्सर जो जिंक होता है वो कहीं वैसे रिएक्ट नहीं करता, वो किससे रिएक्ट नहीं करता सर, वैसे नॉर्मल रिएक्ट कर जाता है, पर टिन नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल सर, आइए एकदम सही बात बोली गई है कि सर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू टिन। Which of the given metals are stored under the kerosene to prevent the oxidation? अरे मेरे बच्चों, अभी तो मैंने इसका आंसर तुम्हें बता ही दिया है, तुम तो बोलोगे सर हो जाएगा ये तो, सीधा आंसर टिक करोगे सर पोटेशियम। ठीक है चलो। Which of the following metal exists in their native state in the nature? ऐसा कौन सा मेटल है जो अपनी नेटिव स्टेट में पाया जाएगा, मतलब जैसा वो था वो वैसा का वैसा ही पाया जाएगा? कॉपर, जिंक, गोल्ड या सिल्वर? बेटा सिंपल सी बात है सर, गोल्ड सिल्वर तो ऐसे एलिमेंट्स थे जो अपनी नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, तभी तो वो इतने महंगे होते हैं। मैंने कहा जी सर, तभी हम जो अपनी सोने चांदी की जेवरात बनाते हैं। तो सेकंड और फोर्थ शुड बी आंसर, सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द आंसर। आगे, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय द कोटिंग विद द थिन लेयर। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके
थ्रू आप क्या कर सकते हैं सर, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं अपने मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, आप कौन सा मेथड इसके, आप किसी भी मेटल के ऊपर कौन से मेटल की पतली सी लेयर लगाते हैं। गैल्वेनाइजेशन के अंदर बेटा जो मेटल की लेयर लगाई जाती है उसमें बेटा जिंक की कोटिंग करी जाती है। कैसा प्रोसेस है, मान लीजिए आपका ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसके ऊपर आप जिंक ऐसे एक कोटिंग कर देंगे, आप ऐसे पेंट कर देंगे, किसका सर, जिंक का पेंट कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे हमने कहा। ठीक है सर, आइए जी बिल्कुल सही, आगे आते हैं। Which of the following metal are obtained by the electrolysis of their chlorides in the molten state? ऐसे कौन से एलिमेंट है बेटा जिनके क्लोराइड का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको वो एलिमेंट प्राप्त हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं सर, सोडियम, आयरन, कैल्शियम या कॉपर। सोडियम, आयरन, कैल्शियम या कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, आंसर देख रहा हूँ। अच्छा, डी फर्स्ट एंड हो हाँ, तो बेटा आपसे पूछा गया है ऐसे कौन से मेटल हैं या कौन से ऐसे मेटल हैं जिनका क्या है, जिनके क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें मेटल ऑब्टेन होते हैं। साफ दिख रहा है सर, NaCl का अगर आप NaCl यानी सर ब्राइन सॉल्यूशन जैसे हो गया, इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको आपका मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। सर आपने CaCl2 इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऑब्टेन होगा, लेकिन सर FeCl3 का इलेक्ट्रोलिसिस हमने कभी नहीं करा ना, CuCl2 का करा है। तो हमें साफ दिख रहा है सर, सोडियम और कैल्शियम ऐसे दो एलिमेंट होते हैं जिन मेटल्स का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट 6 देखते हैं अपनी। आइए, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, जैसे कि सील। ठीक है सर, यूटेंसिल UTEN। अच्छा सॉरी बेटा, एक थोड़ी सी गलती है इधर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एल्यूमिनियम को हम कुकिंग यूटेंसिल के तौर पे यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको ये काम करने के लिए कहती है भाई आगे बढ़ के कि तू ये वाला काम कर, मैं देख लूंगी। वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग और बर्निंग पॉइंट ज़्यादा है। भाई ये अक्सर कुकिंग के लिए अगर इसका डाटा यूज़ करना है तो सर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेकार होनी चाहिए, और सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेकार, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी, उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वरना हमारा बर्तन ही भाई पिघल के नीचे गिर जाएगा। सर तो मुझे हिसाब से तो उसका फर्स्ट और उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, यानी सर हमारा वो जो एल्यूमिनियम है वो बहुत जल्दी हीट कंडक्ट करे पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, वरना मुझे करंट लग जाएगा। सर दूसरी बात ये कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, वरना हमारा जो मेटल है वो पिघल के हमारे हाथ में आ जाएगा। चलिए बिल्कुल सही सर, डी ऑप्शन एकदम सही बताया आपने। आगे बढ़ते हैं। अलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल with a metal or non-metal. Which among the following alloy contain the non-metal as one of its constituent? Which of the following? अच्छा, बहुत सही बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए अलॉय जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के साथ में। ठीक है सर, हाँ होते तो हैं सर। तो इसी के साथ में आप हमें ये बताइए कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल एज कंस्टिट्यूएंट के तौर पे मेटल और नॉन मेटल दोनों कौन से होंगे, किस में होंगे सर? ब्रास में, अमलगम में, ब्रोंज में या स्टील में? कि जो ब्रास है, ब्रास बनेगा सर कॉपर प्लस जिंक से जी। ब्रोंज होता है सर, हाँ ब्रोंज होता है, ब्रोंज बनेगा कॉपर प्लस टिन से, मैंने कहा जी। अमलगम होता है सर, अमलगम, मैंने कहा जी। अमलगम बनेगा सर कोई सा भी मेटल हो प्लस उसमें मरकरी डाल दिया जाए, मैंने कहा जी। स्टील होता है सर, स्टील, मैंने कहा जी। स्टील होता है ना सर, उसमें आप आयरन लो और कार्बन ऐड कर दो, मैंने कहा ठीक है। ध्यान से देखो सर, कॉपर एक मेटल, आयरन एक कॉपर मेटल, जिंक मेटल, कॉपर मेटल, टिन मेटल, मेटल एक और एक मरकरी भी मेटल। लेकिन सर आयरन के साथ में जो आपने कार्बन डाला है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है। तो यहीं पे आके हमारे स्टील भैया थोड़ी सी मार खा गए और हमारे पता चल गया स्टील इज अ नॉन मेटल। तो ये वाली चीज यहाँ पे बेटा क्या हो जाती है, रद्द। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है? सर KCl एक आयनिक कंपाउंड है और NaCl एक आयनिक कंपाउंड दिख रहा है जी। सर CCl4 तो आपने बताया था कोवेलेंट होता है और HCl भी तो अभी आपने कुछ बारे बताया था, HCl इज अ कोवेलेंट
मॉलिक्यूल। इसी खुशी में हम कह सकते हैं भाई सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे सर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ जाते हैं। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं सर जो अपना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दान करके खुश हो जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड लेकिन ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना भरोसा भरण पोषण निर्माण अपना करते हैं। जी सर, अच्छी बात है। आइए सर, बिल्कुल सही बात है, आपने सर बी ऑप्शन बता दिया। मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए करी जाती है भाई? सर महंगे मेटल्स के लिए, यानी गोल्ड के लिए कर सकते हैं। मैं कहा जी सर गोल्ड के लिए करनी चाहिए। मैं कहा हाँ करनी चाहिए। उसके बाद सर गोल्ड के बाद आप सोडियम के लिए कर सकते हो या कॉपर के लिए? मैं कहा कॉपर के लिए करूंगा क्योंकि यह एक्सपेंसिव एलिमेंट्स के लिए कहा जाता है। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये जो एक्सपेंसिव एलिमेंट्स में ही हो पाती है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज अ क्या महंगा प्रोसेस। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल। मेटल कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते? मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेटल सोनरस नेचर करते हैं सर, टन 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 आवाज आती है। मेटल डक्टिलिटी होती है, पर मेटल आर लस्टरस इन द नेचर। मेटल डलनेस नहीं होते हैं, लस्टरस होते हैं एकदम। आइए सर इसी बात पे बिल्कुल सही। द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्रॉन इन टू द वायर। मेटल्स की जो एबिलिटी आप उन्हें लंबे 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 वायर्स में कन्वर्ट कर दो, क्या कहलाती है सर? मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, या क्या सर? मेलिएबल होते हैं सर, मेलिएबल होते हैं क्योंकि आप उन्हें क्या कर सकते हो सर? मेलिएबल होंगे तो आप उन्हें पीट पीट के शीट्स में कर पाओगे। डक्टाइल होंगे तो आप उन्हें क्या करोगे सर? डक्टाइल होंगे तो आप उन्हें क्या करोगे? लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर पाओगे। तो बेटा मेटल्स आर डक्टाइल इन द नेचर। डक्टिलिटी की वजह से आप उसे लंबे लंबे वायर्स में कर पाते हो, मेलिबिलिटी की वजह से आप उसे लंबी पतली पतली शीट्स कर पाते हो। इसकी वजह से बनती है बेटा थिन शीट्स, और बेटा इसकी वजह से बनते हैं, आइए बिल्कुल सही बात। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सर ये तो मैंने बता दिया आपको, थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। बेटा वो होंगे हमारे सोडियम और ये आयरन। सेम क्वेश्चन आर रिपीटिंग अगेन अगेन। तो बेटा हम लगभग क्योंकि सारे क्वेश्चन करा चुके हैं तो इसका ऐसा फॉर्मेट है कि क्वेश्चन हो जाते हैं अपने आपस में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आके हमारी यहाँ पे जनरली खत्म होती है। हाँ भाई, तो बच्चों ये तो बात हो गई, मैंने आपको बता दिए सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थ्योरीज, किस तरीके से आपको एक कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं और कैसे उसकी स्मॉल छोटी छोटी डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम में यूज करनी है। पर भाई बात ये आती है सर क्या इस थ्योरी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने जैसे कहा था बेटा ये थ्योरी आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए सफिशिएंट है जितना मैंने करा दिया। पर बेटा एक बात है कि वो थ्योरी आप अप्लाई कैसे कर पाओगे? आपको कैसे पता चलेगा कि बोर्ड में वो किस तरीके से पूछ ले? भाई एक ही सवाल को पूछने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मान लो उसने आपको लैंग्वेज में फंसा दिया, तो अब आप क्या करोगे? तो इसका सॉल्यूशन सचिन भाई आपके लिए लेके आ चुके हैं। देखिए आइए, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करूं? सभी बच्चों का सवाल होगा सर थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन कहां से करने हैं? तो भाई इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। आ जाइए सर। तो आपके आपने बेटा क्या करना है? आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, मैप वर्क, जो भी आपके बेसिकली पूछे जा सकते हैं। मैप वर्क सर इसमें तो नहीं है, मैप वर्क कहाँ आएगा सर? बेटा मैप वर्क एसएसटी का है, सेम परफॉर्म आप जानते हैं। ये तो हम आपको ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना, आपको एसएसटी का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, कैसे करना है, तो वो चीज़ है सर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। मैप वर्क छोड़ के सर 9 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं सर एग्जाम्स की फॉर्म में। हम ये कैसे कहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा। और भाई सबसे जरूरी चीज, आपको जरूरत है ऐसे एमसीक्यूज की जिनको आप ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करो। आपको चाहिए होगा एक ऐसा मेंटर एमसीक्यू करते वक्त, क्योंकि भाई हम तो एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू करते वक्त आप सभी उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन दिमाग से लगाते हो, पर कई बार बेटा हम एमसीक्यू बिना राइट ऑप्शन पता करे भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होना है, तब भी हम उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये मैंने अपनी वीडियोस में बहुत आराम से एक्सप्लेन करा है, किसके अंदर अभी आपको सब पता चलने वाला है, बस 2 मिनट का वेट करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करें। क्या आपको पता है अगर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आप उससे नंबर ले सकते हैं। कैसे सर? बेटा जब भी आपको कुछ गिवन होता है आपको उन सब चीजों को मेंशन करना होता है। कुछ पूछा गया है उसके बारे में कुछ चीजें लिख दोगे तो भी बोर्ड्स में आधा नंबर तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी बेटा कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, साइंस का क्वेश्चन बैंक, सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक और हमारा 3-in-1 क्वेश्चन बैंक, 3-in-1 फॉर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हमारे पास टोटल अवेलेबल है। आप कैल्विन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कैल्विन का क्वेश्चन बैंक क्यों लें?
क्यों? बहुत सारी मार्केट्स में बुक हैं, हम उनको ले सकते हैं। भाई सिंपल सा लॉजिक ये बताऊं कि मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है 1500 2000, सब महंगी महंगी बुक्स हैं। आप उनको लोगे, आपको पता है 1 साल बाद उसका कोई यूज़ नहीं आना। डिजिटल फॉर्मेट में क्योंकि इस वक्त सभी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है कि सबके पास फ़ोन अवेलेबल है, तो कैल्विन आपको दे रहा है सबसे सस्ता क्वेश्चन बैंक। सस्ता नहीं, सबसे कम रेट पर, क्योंकि सस्ता बोलने से कोई भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। सस्ता नहीं है भाई, क्योंकि ये मांगता है आपसे आपका डेडिकेशन। क्या आप फोन में बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अगर हाँ, तो ये आपको बहुत ही कम दामों पर दिया जा रहा है। कुछ ऑफर्स चल रहे होंगे तो आपको उन ऑफर्स पे और कम हो जाएगा। अभी कुछ दिन में दिवाली आएगी तो भी ऑफर है, अभी कुछ दिन पहले भी ऑफर्स निकले हैं, ऑफर्स पे सस्ते हो जाते हैं भाई। तो आप इस चीज़ को बेटा ग्रैब कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने आपको फीचर्स बताए कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी क्वेश्चन में इस प्रैक्टिस के बाद भी फंस जाते हो, हालांकि आप फंसोगे नहीं, थोड़ी मैंने आपको करा दी, पर अगर आप फंस जाते हो तो कैल्विन आपको दे रहा है इसी का वीडियो सॉल्यूशन, और आप उस वीडियो सॉल्यूशन को देख करके आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तब तक के लिए